नमस्कार दोस्तों। आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी का पूरा ब्यौरा, गांधी जी का क्या योगदान था और गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन होंगे जो भी हमारे किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो पीसीएस का हो या एसएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का, सारे के सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, बस आप हमारे साथ बने रहिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को राज गुजरात, ज़िला पोरबंदर, गांव कठियावाड़ा में हुआ था। कठियावाड़ा गांव का एक बंदरगाह भी है जो गुजरात में पड़ता है। और 2 अक्टूबर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। इतना बात, 2-3 क्वेश्चन तो इसी से निकल गया आपका। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी थे। गांधी जी के दादा जो थे उनका नाम उत्तम चंद गांधी थे। वो पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। गांधी जी के जो पिताश्री थे करमचंद गांधी, वो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान हुआ करते थे। इन्हें प्यार से वहाँ के लोग काबा बाबा बुलाया करते थे। गांधी जी के माता श्री का नाम पुतलीबाई। गांधी जी की वाइफ जो एक थी, उनकी पत्नी, उनका नाम कस्तूरबा गांधी थी। एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था, उत्तर पीसीएस में, कि कस्तूरबा गांधी की जब शादी हुई थी गांधी जी से कितने साल बड़ी थी, तो 6 माह बड़ी थी। गांधी जी का जब शादी हुआ था उस समय गांधी जी की उम्र 13 साल 6 महीने थी, जबकि कस्तूरबा गांधी का उम्र 14 साल था। यानी कस्तूरबा गांधी गांधी जी से 6 साल बड़ी हुई थी। इतना कहानी हम देख लिए गांधी जी के बारे में। गांधी जी के 4 पुत्र थे और 5वां पुत्र की उपाधि गांधी जी ने जमनालाल बजाज को दिए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लोग ध्यान में रखिएगा। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो ये 4 पुत्र थे। 5वां पुत्र की उपाधि गांधी जी ने जमनालाल बजाज को दिए थे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए 1889 को इंग्लैंड जाते हैं। उस समय समुद्र पार करके कोई विदेश या बाहरी दुनिया में जाके पढ़ना अशुभ माना जाता था। कहा जाता था कि समुद्र को लांघ के नहीं जाना चाहिए। तो भी गांधी जी जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ से वकालत की पढ़ाई करके 91 को वापस आते हैं और मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं वकालत की। एक उनके जो एक व्यापारी होते हैं जिनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उनके केस के सिलसिले में गांधी जी 1893 ईस्वी को साउथ अफ्रीका जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में। मेरे हर वर्ड को आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हम उतना नहीं लिखे हैं, लेकिन मेरे हर वर्ड में आपका एक क्वेश्चन बनेगा। एक गांधी जी के साथ एक बुरा बर्ताव वहाँ पे होता है साउथ अफ्रीका में। गांधी जी जब डरबन से पेट्रियट की यात्रा करते हैं तो एक स्टेशन का हम नाम लिखे हैं, मेरीसबर्ग स्टेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी के टिकट रहने के बावजूद भी गांधी जी को ट्रेन में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने नहीं दिया जाता है। तो ये गांधी जी के साथ एक बुरा बर्ताव क्या रहता है वहाँ पे। तो इस सब को देखते हुए गांधी जी 1 साल बाद 1894 ईस्वी को नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं कि हमारे भारतीयों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है उसके लिए गांधी जी एक नटाल कांग्रेस की स्थापना करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था, तो साउथ अफ्रीका में किया था 1894 ईस्वी को। उसके बाद 1904 ईस्वी को गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ करते हैं, तो डरबन में करते हैं फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी। ये पहला आश्रम का स्थापना होता है गांधी जी के द्वारा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग कहाँ पे किया था, तो पहला सत्याग्रह प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किए थे। ये सत्याग्रह क्यों गांधी जी ने किए थे, तो वहाँ पे अंग्रेज़ के द्वारा एक नियम निकाला गया था कि जो भी भारतीय होंगे उन्हें अपने पास एक आइडेंटिटी कार्ड रखना होगा। वो आइडेंटिटी कार्ड इंडिया जो भारतीय नागरिक है उनके पास रहेगा, तब उनको कुछ नहीं किया जाएगा। अगर वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहेगा तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए प्रथम सत्याग्रह गांधी जी साउथ अफ्रीका में प्रयोग करते हैं, कब, 1906 ईस्वी को। उसके बाद 1910 ईस्वी को एक और आश्रम की स्थापना करते हैं, टॉल्स्टॉय आश्रम, जोहानिसबर्ग में। तो अभी हम जो भी कहानी पढ़ रहे हैं वो 1915 तक कहाँ पे पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका के बारे में। उसके बाद 1913 में गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध गांधी जी आवाज़ उठाते हैं। गिरमिटिया प्रथा क्या था ना, कि यहाँ से भारतीय जो जाते थे साउथ अफ्रीका काम करने के लिए, 5 साल 10 साल के लिए उसे एक
बंदिश बनाया जाता था, बंदिश के रूप में उसको 5 साल या 10 साल का परमिट दिया जाता था। उस परमिट में साउथ अफ्रीका सरकार द्वारा 3 पाउंड वार्षिक कर लिया जाता था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज़ उठाया। और क्या ना, यहाँ के जो आदमी वहाँ पर अगर हिंदू रीति रिवाज से शादी करते थे तो उनकी मान्यता नहीं होती थी, और ईसाई धर्म से के हिसाब से शादी करने की को ही महत्व दिया जाता था। तो इसके विरुद्ध गांधी जी ने गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाया था। उसके बाद ये सारी घटना होती है। अब गांधी जी फाइनली 9 जनवरी 1915 को स्वदेश वापस लौटते हैं, यानी कि हमारे भारत आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि 1916 को गांधी जी जब प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, जब गांधी जी यहाँ आते हैं तो गांधी जी यहाँ के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। जब यहाँ के बड़े बड़े लोगों से गांधी जी मिलते हैं तो इन गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होते हैं, जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गांधी जी के। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे महागोविंद रानडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है। और उनके गुरु कौन थे? तो आप जानते हो केशव चंद्र सेन के बारे में जानते ही होंगे। तो महात्मा जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को बस एक उपाय दिया, आप आंख खुली रखिएगा, मुंह बंद रखिएगा और 1-2 साल तक इंडिया की स्थिति को समझिए। तो गांधी जी बस वही काम करते हैं। चुपचाप 1916 ईस्वी को साबरमती आश्रम में, नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। तो आपको पता ही होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसमें पूछा जाता है कभी कभी कितने देश ने भाग लिया, तो 37 देश ने। 4 में से 1 कम कीजिएगा 3, 8 में से 1 कम कीजिए 7, यानी कि 37 देश ने भाग लिया था। तो इस युद्ध में गांधी जी सोचे थे कि अगर हम लोग अंग्रेज़ को सहायता देते हैं तो अंग्रेज़ हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट या कुछ ना कुछ रियायत बरतेगा। तो गांधी जी युवाओं से आग्रह करते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ का साथ देते हैं। तो इस कारण यहाँ के लोग गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कह के पुकारा है। भर्ती करने वाला सार्जेंट कह के पुकारा है गांधी जी को यहाँ के लोगों ने। और अंग्रेज़ हेल्प करने के नाम पे केसरे ये हिंद की उपाधि से गांधी जी को नवाजते हैं। तो इतना तक कहानी हो गया। गांधी जी को बहुत सारे उपाधि मिले थे। जैसे पूछा जाता है राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। मलंग बाबा की उपाधि किसने दिया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद बापू किसने कह के पुकारा? तो जवाहरलाल नेहरू। अदनगन फ़कीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। तो इतना सभी गांधी जी की उपाधि हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1917 को गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में एक स्थान है चंपारण, यहाँ पे गांधी जी एक किसान आंदोलन होता है। गांधी जी को यहाँ पे बुलाया जाता है, किनके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। और गांधी जी वहाँ जाते हैं। गांधी जी के सहयोगी जो थे राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, उसके JP कृपानी, ये सब गांधी जी के सहयोग करते हैं। तो जब चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो इसे बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली, यानी कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठे की नील की खेती करनी होगी। अगर नील की खेती का 1917 तक कोई ज़्यादा उतना महत्व नहीं रह गया था। नील की खेती करने से क्या होता था ना, बंजर भूमि बंजर हो जाती थी और किसानों को मतलब फसल का नुकसान होता था। तो किसान इसके विरुद्ध में थे। तो आखिरी लास्ट में ये सफल होता है चंपारण सत्याग्रह, और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह इंडिया में और आंदोलन जो कि सफल होता है, और 25% मुआवजा देके अंग्रेज़ इस आंदोलन को शांत कर देते हैं। कितना प्रतिशत मुआवजा? 25% मुआवजा देके। तो इसी सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1917 का चंपारण सत्याग्रह खत्म हो गया। अब आते हैं 15 मार्च 1918, मिल मजदूर और खेरा आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, पहले मिल मजदूर आया था, उसके बाद खेरा आया था, क्योंकि 7 दिन बाद खेरा आंदोलन होता है। मिल मजदूर आंदोलन क्या था कि अहमदाबाद में यह आंदोलन हुआ था। उस समय प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई थी और मज़दूर काम करना कंपनी में नहीं चाह रहा था, और कंपनी के मालिक जो थे वो चाहते थे कि आप लोग आइए काम करने के लिए। उसने एक लोभ दिया कि आप 50% हम अधिक बोनस देंगे आप लोगों को, आप लेकिन काम करने के लिए आइए। मज़दूर मान गए और काम करने के लिए स्टार्ट कर दिए। जब पैसे देने की बारी आई तो कंपनी बोनस 20% से ज़्यादा नहीं देना चाह रहा था, तो इसके लिए आंदोलन करते हैं। तो गांधी जी मिल मजदूर के साथ शामिल होते हैं और प्रथम बार जो भूख हड़ताल का प्रयोग करते हैं गांधी जी यहीं पे मिल मजदूर आंदोलन में। और
इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि 20% आरक्षण मुआवजा देना चाह रहा था कौन, कंपनी वाला, 50% चाह रहा था मजदूर वाला। तो टोटली 35% पे बात मना लिया गया और 35% आरक्षण बोनस देकर इस मिल मजदूर को ख़त्म किया गया। उसके 7 दिन बाद 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, तो आप लोग अहमदाबाद में, ये भी अहमदाबाद में हुआ था। इनका नाम तो आप जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके एक बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। इनके आह्वान पे गांधी जी आते हैं कहाँ, अहमदाबाद। और ये खेड़ा सत्याग्रह क्या था, ये भी एक किसान सत्याग्रह था। किसानों से लगान वसूल के विरोध में था कि अंग्रेज लगान चाहता था किसानों से। फसल नष्ट हो चुकी थी, किसान भाई कहाँ से लगान देता। तो इस पूरा आंदोलन किया गया। तो बाद में निष्कर्ष क्या निकला ना कि जो किसान लगान देने में सक्षम है वही लगान देगा और बाकी को लगान माफ़ कर दी जाएगी। तो ये भी सत्याग्रह, लगातार 3 सत्याग्रह गांधी जी सफल करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं 19 मार्च, एक साल बाद 19 मार्च 1919 रूरल एक्ट। ये क्या था रूरल एक्ट? देखिए रूरल एक्ट में समझिए कि अंग्रेज़ के द्वारा ये कानून निकाला गया था कि हम किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकते हैं, ना वकील, ना दलील, ना अपील, कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो इसके विरोध में गांधी जी व्यापक हड़ताल का आह्वान करते हैं। गांधी जी को जब अंग्रेज़ क्या करते हैं, गांधी जी को पंजाब प्रवेश से रोक देते हैं और गांधी जी को हरियाणा के पल्लव में गिरफ्तार करके बम्बई जेल में बंद कर देते हैं। तो रूरल एक्ट में यहाँ तक था। तो 19 अप्रैल, आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल को। और 9 अप्रैल यानी कि 4 दिन पहले 9 अप्रैल को पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों मिलके रूरल एक्ट का विरोध करते हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं की गिरफ्तारी के एवज में गांधी जी, इन्हीं गिरफ्तारी के एवज में सभी लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे उस समय पंजाब के जनरल गवर्नर रहते हैं R.E.H. डायर। गोली कौन चलवाता है, M.O. डायर। इसी को इंग्लैंड में जाके उधम सिंह मारते हैं, M.O. डायर को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देते हैं और नरसंहार किया जाता है जलियांवाला बाग में। तो उसके बाद ना, इसी कांड के बाद एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कह के पुकारा था कि राजनीतिक बच्चा है गांधी जी, अभी उनको राजनीतिक समझ उतना नहीं है। तो उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2 कमेटी बनाई गई, एक अंग्रेज़ की तरफ से जिसका नाम है हंटर कमेटी और एक इंडिया की तरफ से तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी क्या था, इसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज, 3 भारतीय। ठीक है, और इसने अपना रिपोर्ट जारी किया। 369, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 379 लोग मारे गए थे, 1000 के आसपास घायल हुए थे। और इन्हें ने जनरल M.O. डायर को दोषी करार नहीं दिया, बस ये कहा कि उन्होंने अपनी शक्ति का कुछ ज़्यादा प्रयोग कर लिया। और जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो इन्हें शेर तक की उपाधि दी जाती है, वो अलग बात है। उसके बाद इंडिया की तरफ से एक बनाया गया तहकीकात कमेटी, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया कि 369 नहीं, कम से कम 1000 आदमी मारे गए थे और 1200 आदमी घायल हुए थे। तो इसी में इस जो तहकीकात कमेटी में चित्तरंजन दास हो गए, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो, ये सब भी सदस्य थे। तो इतना तक हम लोग बात समझ गए। आप इधर आते हैं, एक चीज़ इधर देख लेते हैं। ये गांधी जी का पूरा ब्यौरा है, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। खिलाफत आंदोलन कब क्या था, 1919 में। देखिए खिलाफत आंदोलन को सिंपल से भाषा में समझिए। तुर्की देश का नाम जानते होंगे, ब्रिटेन तुर्क में एक सोवियत की संधि हुई थी। इसमें कहा गया था कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। और खलीफा क्या होता है, पूरा विश्व में जितना इस्लाम जो धर्म होते हैं उनके राजनीतिक और धार्मिक गुरु माने जाते हैं कौन, खलीफा। तो खलीफा को पद जब समाप्त कर दिया गया तो इनके विरोध में बहुत सारे आवाज़ उठे। कुछ तुर्की में आंदोलन हुए, तो भारत में जो इनका आंदोलन किए थे वो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 भाई मिलकर इसका जमकर विरोध किए। तो गांधी जी इस आंदोलन में सपोर्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन का, इन दोनों का, हिंदू मुस्लिम एकता को लेके। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं, धार्मिक आंदोलन है ये, इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये देश लेवल पे आंदोलन होना चाहिए, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बताएंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ था, ये चीज़ बोलने पर क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन ऐसे हुआ। ठीक है, उससे गांधी जी सहयोग करते हैं और ऑल इंडिया खलीफा कमेटी का
संगठन होता है, स्थापना होता है, उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये खिलाफत आंदोलन आखिर ख़त्म कैसे होता है? ये ख़त्म 1924 को होता है। क्या है कि एक तुर्की में एक नाम है, बहुत फेमस नाम है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उन्होंने राष्ट्र देश के साथ संधि कर ली और खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। जब खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया, तो खलीफा के पद के लिए ही खिलाफत आंदोलन चालू था। जब खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया तो ये आंदोलन रहने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो ये आंदोलन ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है तो कोई भी मुस्लिम उनके अर्थी को कंधा देना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी लगातार 2 घंटे तक भाषण देते हैं। उस भाषण से प्रभावित होकर शौकत अली बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा देने के लिए चले जाते, खड़े होते हैं। तो ये कहानी था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के नाम पर एक फंड की स्थापना किया जाता है। उसमें 1 करोड़ रुपया की लगभग राशि जमा हो जाती है। उस 1 करोड़ की राशि से चरखा और खादी बांटा जाता है पूरा देश में। 20 लाख चरखा कम से कम पूरा देश में बांटा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रतीक ही रहता है खादी और चरखा। ठीक है, ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। इसका रचनात्मक प्रभाव क्या था कि हमें अंग्रेज़ के स्कूल में नहीं जाना है। इसका क्या था, हमें अंग्रेज़ के स्कूल में नहीं जाना है, उसके सारे चीज़ को हमको विरोध करना है। और इसका देखिए हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग अपने स्कूल का निर्माण किए, अपने कॉलेज का निर्माण किए, उसके बाद कितना विद्यापीठ को बनाए, अपना वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिए। तो ये सब असहयोग आंदोलन में किया गया था। तो असहयोग आंदोलन अब देखिए समाप्त कैसे होता है, इसकी एक कहानी है। तो आप लोग जानते हुए चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? तो आप जानते होंगे यूपी के मुख्यमंत्री अभी जो कौन है, योगी आदित्यनाथ। ये जहाँ के संसद थे, पहले कहाँ के थे संसद, तो उत्तर प्रदेश कहाँ के हैं, गोरखपुर के संसद थे। हाँ, तो गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी मेन एक शराब का दुकान था। वहाँ पे बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो गए थे। वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे चोरा चोरी कांड की जगह पे, वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो बगल के थानेदार आए पुलिस के साथ, उन्होंने मना किया, हटने के लिए नहीं हटा तो गोली चला दिया, 3 आदमी मर गए। इन्हीं सब लोग की भीड़ इकट्ठा होकर थाने जाते हैं और पूरा थाना को आग लगा दिया जाता है। तो उसमें 21 सिपाही और 1 थानेदार मारा जाता है। तो उसमें पहला आंदोलन था जिसमें मरने वाला भी शहीद और मारने वाला भी शहीद का दर्जा पाता है। तो गांधी जी का व्यापक ये आंदोलन था, इसकी अहिंसा पे हमको लड़ना है, लेकिन यहाँ तो हिंसा हो गया था। तो गांधी जी फाइनली 12 फरवरी को यानी 7 दिन के बाद इसको बंद कर देते हैं, इस आंदोलन को। जब गांधी जी इस आंदोलन को बंद करते हैं तो बहुत से जो प्रभावित राजनेता थे वो गांधी जी के विरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ तक भी कह देते हैं कि हमें आज़ादी मिलने ही वाली थी कि गांधी जी पीछे हट गए। चित्तरंजन दास बोलते हैं गांधी जी बहुत साहस से कोई भी आंदोलन शुरू करते हैं, बड़ी कुशलता से चलाते हैं, और जब साहस खो के बेकाबू हो जाते हैं गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, हमारे मुंह से आज़ादी गांधी जी ने छीन लिया। बहुत सारे गांधी जी के विरुद्ध हो जाते हैं। इसी में दौरान आप देखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू मिलके। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो मध्य प्रदेश के थे। वो सब ऐसे होते हैं। तो वक्त आखिर सब कुछ को भर देता है। तो और गांधी जी को असहयोग आंदोलन के एवज में ख़त्म कब होता है, 12 फरवरी 1922 को ख़त्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इसको गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है गांधी जी को। लेकिन क्या होता है ना कि गांधी जी का तबीयत 1924 में इतना ख़राब हो जाता है कि गांधी जी को डॉक्टर बोलते हैं कि अरे इन्हें जेल से नहीं निकाला गया तो ये मर जाएंगे। उसके बाद गांधी जी निकलते हैं, देश की स्थिति पूरी बिगड़ जाती है। सभी कांग्रेसी नेता आते हैं, गांधी जी को बोलते हैं आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनिए। इससे पहले गांधी जी ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, और ये पहली बार गांधी जी 1924 में जो कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे। ये गांधी जी की पहली और आखिरी अध्यक्षता होगी। ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, 40वां अधिवेशन, याद रखिएगा। यहाँ अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। उसके बाद आते हैं हम 3 फरवरी 1928 को साइमन
साइमन कमीशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें 7 लोग थे, सातों के 7 अंग्रेज़ थे। इसमें जो एक आदमी थे वो बाद में जाके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम होता है क्लाइमेट इटली, जिसके समय हमें आज़ादी मिलता है। तो कभी कभी भी क्वेश्चन पूछता है साइमन कमीशन में ऐसा कौन आदमी था जो कि बाद में इंग्लैंड के राष्ट्रपति बने, इंग्लैंड प्रधानमंत्री बने, तो क्लाइमेट इटली। तो 7 लोग थे, इनका भरपूर विरोध किया गया। गांधी जी ने बम्बई में इसका भरपूर विरोध किए, और इन्हीं के विरोध करने में लाहौर में राजा लाजपत राय के ऊपर एक पुलिस अधिकारी होते हैं सैंडर्स, उनके द्वारा लाठी चलाने पे लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, और लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाता था। तो बाद में आप पढ़िएगा कि सैंडर्स का ही हत्या करते हैं कौन, लाहौर में जाके भगत सिंह। तो इतना सब चीज़ हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए 1930 को सविज्ञा अभिज्ञा आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सविज्ञा आंदोलन चलाते हैं कौन, गांधी जी। तो आप देखिएगा 1922 कोई आंदोलन नहीं चला है, 1930 में सविज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया। तो गांधी जी ने इरविन, जो कि उस समय यहाँ के जो भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड इरविन थे। तो गांधी जी ने उनके पास 11 सूत्री मांग रखे। मांग में क्या था कि हमें अपनी रक्षा के लिए भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी जाए, तट के जो जहाँ पे बंदरगाह होते हैं उनके ऊपर एक कर को हटाया जाए, कर मतलब मेरे लिए भी कर रखा जाए, आपके लिए भी कर रखा जाए, मतलब कर को संतुलित किया जाए। उसके बाद कहा गया था कि आप लोग मतलब जितने भी गिरफ्तार नेता हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। तो ये सब 11 करके ऐसे मांग रखा गया था। तो इरविन नहीं माना इस बात को। तो गांधी जी फाइनली 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 241 मील बोलिए या 388 किलोमीटर, 241 मील बोलिए या 388 किलोमीटर 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सहयोगी के साथ। तो आप लोग कभी देखिए, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कुल कितने आदमी गए थे, तो 80 आदमी टोटल गए थे। 78 सहयोगी, एक गांधी जी और एक थे अमेरिका का पत्रकार, अमेरिका के जो एक पत्रकार थे। टोटल 80 आदमी जाते हैं। तो गांधी जी के लगा के कुल कितने थे, 79। तो कुल कितने थे, तो 80। कितने सहयोगी थे, तो 78। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी घुमा के पूछ सकता है। 78 सहयोगी के साथ गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं, और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं कहाँ, दांडी। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं। ये 241 किलोमीटर की यात्रा, मील की यात्रा रहती है, और 24 दिन यात्रा करते हैं। ठीक है। तो 78 सहयोगी के साथ यहाँ पे हो गया ये चीज़। तो इसको ख़त्म कैसे किया जाता है ना, तो अंग्रेज़ का एक चाल था गोलमेज सम्मेलन। तो इरविन गांधी जी को बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप कांग्रेस की तरफ से भाग लीजिए अधिवेशन में। तो गोलमेज सम्मेलन मुझे तो लगता है इसलिए करवाया जाता था ना, ताकि यहाँ के नेता को कुछ दिन के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाए, क्योंकि इंग्लैंड तो बहुत दूर है, जहाज़ से जाना होता था। इंग्लैंड भेज दिया जाए, तब तक यहाँ पे कुछ माहौल शांत हो जाए। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931, 1932। तो 1931 में ही गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और कांग्रेस भी 1931 में ही भाग लिया था, उससे पहले कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो और 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें 16 इंडियन थे, 16 भारतीय गए थे। पहले में कितने गए थे, 89। दूसरे में गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था 16। तीसरे में कितने थे, तो 46। याद रखिएगा 46 गए थे 1932 में। तो यहाँ जाते हैं गांधी जी। तो गांधी जी वहाँ से भाग के चले आते हैं स्वदेश। तो वहाँ पे मतलब कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया जाता है, जो गांधी जी को पसंद नहीं हुए, गांधी जी चले आते हैं। तो यहाँ का आदमी पूछते हैं गांधी जी से क्या हुआ वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी बोले कि वहाँ पे ना इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, हमने पूरा इंडिया को समेट के लेते हुए चले आए यहाँ, पूरा इंडिया को बचा के आए हैं। तो यहाँ पे ये सब घटना होती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी को वायसराय, यहाँ के वायसराय जो इंडिया के होते हैं, गांधी जी को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो गांधी जी नहीं जाते हैं मिलने के लिए। तो राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय दोनों मिलके गांधी जी को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर दोनों को मिलाते हैं। कब, तो आप यहाँ पे देखिएगा पूना समझौता, याद रखिएगा पूना समझौता, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। इसमें गांधी जी ने बस
बोले कि दलित के जगह पे हरिजन का प्रयोग होगा, शब्द का दलित नहीं शब्द प्रयोग होगा, और हम प्रत्येक सप्ताह एक पत्रिका निकालेंगे, हरिजन पत्रिका, जो कि 1933 में निकाला गया था। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका था, हिंदी में निकाला गया था। तो और एक मांग रखा गया 71 सीट जो तो पहले था हरिजन का, वो 148 दुगुने से भी अधिक कर दिया गया। तो यहाँ पे एक बात बन जाती है भीमराव अम्बेडकर के साथ गांधी जी की, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हमको लगता है अच्छा लग रहा होगा आपको लोगों को, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। दूसरा देखिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव आया था। डेट याद रखिएगा, सब कुछ सटीक है। इस समय वायसराय जो था लिनथगो थे यहाँ के। तो आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार तो ये हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या था ना कि लिनथगो साहब ने बोले थे कि आप भारतीय लोग हम लोग को साथ दीजिए, हम जीतने के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करेंगे। तो हम लोग सबसे इतना दिन से जो लड़ रहे हैं हम लोग डोमिनियन स्टेट के लिए, तो हम लोग अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिए बिल्कुल, और व्यापक सत्याग्रह पर उतर गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। तो पूछा जाता कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह ही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें अंग्रेज ने क्या करता है ना कि बहुत सारे 20 मतलब हज़ार नेता को कम से कम गिरफ्तार कर लिया जाता है उस समय। यहाँ तक पूरा घटना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था? तो क्रिप्स मिशन था ना कि आइए आप लोग हम लोगों को साथ दीजिए युद्ध में, और हम लोग आपको एक भारत संघ का निर्माण करके देंगे और एक संविधान बनाने में हेल्प करेंगे, और युद्ध के बाद। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? जब युद्ध ख़त्म होने के बाद। अब युद्ध में जीते हारे क्या पता, युद्ध ख़त्म होने के बाद। और उसके बाद जब आपके संविधान की हम आपको तब तक रक्षा करेंगे जब तक आप लोग संपन्न ना हो जाए। तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डिटेक्ट चेक कहा था कि ये ऐसा चेक है कि बैंक का खुद पता नहीं कि बैंक डूबेगा कि डूबेगा नहीं, हमको कर्ज दे रहा है। तो याद रखिएगा पोस्ट डिटेक्ट चेक किसे कहा गांधी जी ने? तो क्रिप्स मिशन को। कब आया था? 23 मार्च 1942 को। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 14 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव रखा गया था। वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में एक प्रस्ताव रखा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाए। तो इसके जिम्मेदारी गांधी जी लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस देना नहीं चाहता था गांधी जी को जिम्मेदारी। तो गांधी जी गुस्सा हो गए। उसी अधिवेशन में गांधी जी बोले कि देखिए जो भी जुलाई में अधिवेशन होता है तो समझिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है। ऐसे कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन होता था वो होता था दिसंबर में। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ एक कथन बोलते हैं, मैं इस देश की मिट्टी बालू से कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ा कर दूंगा। तो सभी लोग को लगा कि अरे गांधी जी कर भी सकते हैं। तो गांधी जी के गुस्से को देखते हुए गांधी जी को ही सौंप दिया जाता है। उसके बाद अब्दुल कलाम 8 अगस्त 1942 को अब्दुल कलाम आज़ाद इस प्रस्ताव को लाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कौन लाते हैं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। करो और मरो का नारा दिए थे, मरो नहीं मारो का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। और पूछा जाता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? लोग गांधी जी लगा देते हैं, लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिए थे यूसुफ मेहर अली दिए थे अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा। देखिए 8 अगस्त को तो प्रारंभ होती है भारत छोड़ो आंदोलन। जस्ट एक दिन बाद 9 अगस्त को अंग्रेज जीरो आवर ऑपरेशन चला के सभी राजनेता को बंद कर देते हैं जेल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कहाँ बंद हुए थे? तो गांधी जी और सरोजनी नायडू आगा खां पैलेस आगा खां जो है जेल पुणे में, वहाँ बंद कर दिए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू और सबसे ज़्यादा राजनेता जो होते हैं वो कहाँ बंद होते हैं? तो अहमदनगर, कहाँ? महाराष्ट्र में। अहमदनगर कहाँ? महाराष्ट्र में, वहाँ बंद होते हैं। कौन सबसे ज़्यादा राजनेता? जवाहरलाल नेहरू के साथ। आगा खां पुणे जेल में कौन बंद होता है? गांधी जी, सरोजनी नायडू, उसके बाद कस्तूरबा गांधी, सब आगा खां जेल पुणे में बंद होते हैं। बिहार से क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा बीपीएससी समय, जयप्रकाश नारायण को कहाँ बंद कर दिया गया था? हजारीबाग झारखंड में। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ? बांकीपुर पटना जेल में। ये सारी घटना हो जाती है। अब हम लोग का देश माउंटबेटन योजना के तहत आज़ाद होता है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। तो कहा जाता है कि भारत को 14 अगस्त को आज़ाद कर दिया जाएगा।
तो भारत उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं हम 14 अगस्त को आज़ाद नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है और हम लोग आज़ादी का जश्न नहीं मना सकते हैं। हिंदू में मनाता होती है ना ये सब बात की। तो पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ाद कर दिया गया, इंडिया को 15 अगस्त को आज़ाद कर दिया गया। तो फाइनली हम लोग आज़ाद हो गए। आज़ादी के 1 साल के बाद ही 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जब प्रार्थना सभा से लौट रहे होते हैं तो नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली चलाने से गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। गांधी जी की जो समाधि है पूछा जाता है कहाँ है, तो दिल्ली में। समाधि का नाम क्या है? राजघाट। इतना कहानी गांधी जी के बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए गांधी जी से कुछ क्वेश्चन आता है। गांधी जी जो पत्रिका चलाए थे उन पत्रिका का नाम बताइए। तो इंडियन ओपिनियन कहाँ चलाया गया था? इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में चलाया गया था, ठीक है। और 1906 में चलाया गया था। ये अंग्रेजी में अखबार था। तो नाम से भी नहीं लग रहा है कि इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी का अखबार है, तो साउथ अफ्रीका में चलाया गया था। यंग इंडिया, ये भी अंग्रेजी का अखबार है, लेकिन इसे कब चलाया गया था? 1909 में। नवजीवन हिंदी वर्ड लग रहा है, तो इसे ये हिंदी का अखबार है। और गुजराती का 1909 में चलाया गया था। हरिजन तो आपको बता ही दिए थे कि हम पुनः समझौता के बाद चलाया गया था। 1933 में हिंदी में था, साप्ताहिक अखबार था। और गांधी जी के 2 फेमस बुक है। हिंद स्वराज 1909 में कहाँ लिखा गया था? साउथ अफ्रीका में। और एक लिखा गया था गांधी जी का आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इंग्लिश में ऑप्शन आता है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये कब? 1927 में लिखा गया था। आत्मकथा गांधी जी के हैं। तो गांधी जी से इतने सारे क्वेश्चन हैं। मेरे सारे वर्ड को आप नोट भी कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।